भारतीय शास्त्रीय संगीत इतना गहरा जैसे कोई समंदर हो। अब इसका राज कहाँ मिलेगा? किसी मोटी किताब में या किसी बड़े उस्ताद के पास? नहीं, इसका राज छिपा है एक एग्जाम पेपर में। जी हाँ, एक परीक्षा पत्र। और आज हम इसी अनोखी चाबी से इस संगीत के बंद दरवाजे खोलने वाले हैं। हाँ हाँ, मुझे मालूम है क्या सोचा जा रहा है। एक एग्जाम पेपर, वो तो बस सही और गलत का खेल होता है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक सवाल जवाब का पर्चा ना हो, बल्कि किसी खजाने का नक्शा हो। एक ऐसा मैप जो हमें सीधे भारतीय संगीत की उन गलियों में ले जाए जहां असल में उसकी आत्मा बसती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे इस पेपर के सवाल एक एक करके हमें संगीत की दुनिया के 3 सबसे मजबूत पिलर्स, 3 स्तंभों तक ले जाते हैं। पहला राग, दूसरा ताल और तीसरा वो कलाकार जिनकी वजह से ये विरासत आज भी जिंदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं संगीत की आत्मा की। उसका पहला स्तंभ राग। ये आप कह सकते हैं सुरों का एक पूरा संसार है। एक ऐसी दुनिया जहां हर धुन एक कहानी कहती है, एक अलग ही एहसास जगाती है। तो आखिर ये राग होता क्या है? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हर राग गाना अपना एक कैरेक्टर होता है, एक पर्सनालिटी। उसके अपने कुछ पक्के नियम हैं कि भाई कौन से सुर लगेंगे, सुरों का रास्ता क्या होगा, ऊपर कैसे जाएंगे, नीचे कैसे आएंगे, और सबसे ज़रूरी उसका मूड कैसा होगा, खुशी वाला, उदासी भरा या फिर एकदम शांत। और मज़े की बात यह है कि ये एग्ज़ाम पेपर भी इसी कैरेक्टर को पहचानने पर जोर देता है। और ये देखिए, ये स्लाइड सीधे उसी एग्जाम पेपर से है। सवाल था राग अड़ाना के बारे में बताइए। अब इसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। आरोह मतलब सुरों का ऊपर जाना, अवरोह मतलब सुरों का नीचे आना, और सबसे जरूरी पकड़। अब ये पकड़ क्या है? पकड़ वो छोटी सी धुन है, वो एक फ्रेज है जो उस राग की पहचान है, उसका सिग्नेचर ट्यून, या कह लीजिए उसका म्यूजिकल डीएनए। बस उसे सुनते ही पता चल जाता है कि अरे, हम तो इस राग की दुनिया में आ गए हैं। अच्छा, अगर राग संगीत की आत्मा है तो उस आत्मा को थामने के लिए एक शरीर भी तो चाहिए, है ना? और वो शरीर है हमारा दूसरा स्तंभ, ताल। ताल यानी समय का वो ढांचा, वो स्केलेटन जिसके ऊपर संगीत का पूरा जिस्म टिका होता है। तो ताल असल में समय का एक पहिया है, एक साइकिल। इसमें कुछ फिक्स बीट्स होती हैं जिन्हें हम मात्रा कहते हैं, और इन मात्राओं को कुछ हिस्सों में बांटा जाता है। और बस ये पहिया घूमता रहता है, और कलाकार इसी घूमते हुए पहिए पर अपनी कलाकारी की एक खूबसूरत रंगोली बनाते चले जाते हैं। और ये सिस्टम कितना गहरा है, इसका अंदाज़ा इस एग्जाम के एक सवाल से लगाइए। सवाल था, ताल के प्राण यानी लाइफ फोर्सेस कितने होते हैं? और इसका जवाब है 10। जरा सोचिए, एक रिदम साइकिल के 10 जीवन तत्व। ये सिर्फ 1 2 3 4 गिनना नहीं है बॉस, ये तो समय को जीने का पूरा साइंस है। चलिए, इसको समझने के लिए एग्जाम पेपर में दिया हुआ कहरवा ताल का उदाहरण लेते हैं। इसमें कुल 8 मात्राएं हैं, 2 हिस्सों में बटी हुई। पहली मात्रा पर बजती है ताली, और 5वीं पर आता है खाली, मतलब हाथ का एक हल्का सा इशारा। और बस इसी ताली और खाली से पूरा साइकिल बनता है। कुछ ऐसा, धा गे ना तीना क धे ना। तो ठीक है, हमने राग को समझ लिया, ताल को भी समझ लिया, मतलब संगीत क्या है ये तो पता चल गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को, इस कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता कौन है? और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और बहुत जरूरी स्तंभ, कलाकार और उनकी अनमोल विरासत। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये एग्जाम पेपर सिर्फ सूखे नियमों की बात नहीं कर रहा है, ये उन लोगों को भी याद कर रहा है जिन्होंने इस संगीत को असल में जिया है। पंडित भीमसेन जोशी, जिनकी आवाज में पहाड़ों की गूंज थी, गुलाम हुसैन खां, जिनकी उंगलियां तबले पर जादू करती थीं, और पंडित शिव कुमार शर्मा, जिन्होंने संतूर जैसे साज को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये संगीत के इतिहास के सुनहरे पन्ने हैं। और जब भी इन महान कलाकारों की बात होती है तो एक शब्द बार बार सुनने को मिलता है, घराना। घराना क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये संगीत का एक परिवार है, एक म्यूजिकल फैमिली ट्री। इसमें एक गुरु अपनी खास स्टाइल, अपनी सीख अपने शिष्यों को देता है, और फिर ये सिलसिला पीढ़ियों तक चलता जाता है। जैसे इस पेपर में लखनऊ और बनारस घरानों का जिक्र आया। दोनों ही तबले के घराने हैं, पर दोनों का अंदाज, दोनों की स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
अच्छा, अभी तक तो हम संगीत के अंदर की दुनिया देख रहे थे। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे भारत के संगीत का नक्शा देखते हैं। यहाँ पर ना संगीत की दो महान नदियाँ बहती हैं, उत्तर में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण में कर्नाटक संगीत। और हमारा ये एग्जाम पेपर कमाल देखिए, हमें इन दोनों के संगम को भी समझने का एक मौका दे रहा है। इस एग्जाम पेपर में एक सीधा सा सवाल था, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में कॉमन क्या है, क्या समानताएं हैं? और इसका जवाब ना बहुत ही खूबसूरत है। दोनों की जड़ें एक ही हैं। दोनों ही राग की जमीन पर खड़े हैं और ताल के आसमान के नीचे सांस लेते हैं। और दोनों में ही कलाकार नियमों में बंध कर भी अपनी कल्पना की आजाद उड़ान भरता है। ये स्लाइड देखिए, ये इस रिश्ते की सबसे गहरी बात बताती है। और ये भी उसी पेपर का एक सवाल है। कर्नाटक संगीत का जो मेल करता नट भैरवी है, वही हिंदुस्तानी संगीत में आकर असावरी थाट बन जाता है। जो वहां खरहर प्रिया है, वो यहां काफी कहलाता है। मतलब लिबास अलग हैं, जगहें अलग हैं, पर सुरों की आत्मा, उनका दिल एक ही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक ही भाषा के दो अलग अलग लहजे हों। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो दिमाग में आता है, इतने सारे नियम, इतनी परिभाषाएं, आरोह अवरोह, घराने, तो क्या शास्त्रीय संगीत सिर्फ एक बहुत ही मुश्किल डिसिप्लिन है, सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये सारे नियम संगीत का व्याकरण है, उसकी ग्रामर। लेकिन संगीत खुद ग्रामर नहीं है। संगीत तो वो कविता है जो इस ग्रामर का इस्तेमाल करके लिखी जाती है। ये परीक्षा पत्र हमें वो ग्रामर समझाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस ग्रामर से जो एहसास पैदा होता है, जो चीज़ सीधे रूह को छू जाती है, असली संगीत, असली जादू, तो वही है